गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। लेसन थर्ड, परमाणु। बात कर रहे थे हम परमाणु के विषय में, यानी कि परमाणु के सिद्धांतों के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। परमाणु के मॉडल किन किन ने दिए। इससे पहले जो हमने मॉडल पढ़ा था, जे थॉमसन का मॉडल पढ़ लिया, ठीक है। इससे पहले और जो पढ़ा था वो पढ़ा था सिद्धांत, यानी कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। जो जे थॉमसन के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां रह गई थी, उन कमियों को निकालने के बाद रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल प्रस्तावित किया, यानी कि प्रतिपादित किया। तो यहाँ पर हम बात करेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है। अब देखिए इसके प्रतिपादित इसके नाम से पता है रदरफोर्ड का है, इसलिए प्रतिपादक कौन इसके, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है। अब इसने एक प्रयोग किया। प्रयोग कैसे किया इन्होंने, देखिए एक सोने की बहुत पतली पन्नी ली। क्या ली? एक सोने की पतली पन्नी ली। देखिए यहाँ पर सोने की बहुत पतली पन्नी है और इसके चारों ओर एक जिंक सल्फाइड की चार दीवारी, इसकी करी जिंक सल्फाइड, यानी कि ZnS की चार दीवारी करी। और ZnS की चार दीवारी के बाद एक अल्फा कण यंत्र रखा और उस अल्फा कण यंत्र से क्या करा, इन्होंने सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की। अल्फा कणों की बौछार करने के बाद उन्होंने प्रेक्षण लिए कि क्या इन अल्फा कणों को इसके अंदर जो परमाणु कण होते हैं EPN, इनको किस प्रकार से विक्षेपित करते हैं। तो ये प्रयोग था। इसके बारे में क्या क्या कहा है, तो देखिए रदरफोर्ड ने सोने, पहली बात ये आपको पता होना चाहिए कि इसने सोने की ही पन्नी का उपयोग क्यों किया। तो देखिए इसने सोने की पन्नी का उपयोग क्यों किया। देखिए रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी का उपयोग इसलिए किया क्योंकि गोल्ड से बहुत पतली पन्नी प्राप्त की जा सकती है, यानी सोने से बहुत पतली पन्नी प्राप्त की जा सकती है। आपने धातु के गुणों के बारे में चर्चा की होगी या पढ़ा होगा। आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता, ये एक धातु का ऐसा गुण होता है जिसके कारण यदि उसको पीटा जाता है, प्रहार किया जाता है, वो बहुत पतली पन्नी या चादर के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। तो आघात वर्धनीयता का सबसे अच्छा गुण किसके अंदर पाया जाता है? गोल्ड के अंदर पाया जाता है, सोने के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इसलिए इससे सबसे पतली पन्नी प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी का उपयोग इस मॉडल के लिए किया। ये बात पूछा जा सकता है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने धातु जो ली उसने सोने की पन्नी का उपयोग क्यों किया और धातु का उपयोग क्यों नहीं कर रहे। तो इसका कारण यही है कि इससे बहुत पतली पन्नी प्राप्त की जा सकती है। और ये जो पतली पन्नी थी वो लगभग 1000 परमाणुओं के बराबर मोटाई वाली थी, यानी इसके अंदर कितने परमाणु थे? 1000 परमाणु थे, ठीक है। अब बात आती है अल्फा कण की आती है यहाँ पर। तो देखिए ये द्विव आवेशित हीलियम के कण होते हैं। यदि हम हीलियम परमाणु की बात करें, उसका जो नाभिक होता है उनको कहते हैं हीलियम कण। और इनमें पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा होती है। पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा होगी तभी की पन्नी तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। और देखिए रदरफोर्ड ने ये अनुमान लगाया कि अल्फा कण सोने के परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया था कि जो ये अल्फा कण यहाँ से छोड़े जाएंगे, इनके ऊपर प्रहार किया जाएगा, तो इस पन्नी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वहां ये अल्फा कण से टकराएंगे। टकराने के बाद क्या होंगे? विक्षेपित होंगे। तो देखिए इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला है इसके लिए, तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे ही निकल गए। दूसरा बताया इन्होंने कुछ अल्फा कण सोने की पन्नी से कुछ कोण से विक्षेपित हुए। लगभग 12000 अल्फा कणों में से कुछ एक अल्फा कण ऐसे थे जो 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुए। तो इन लोगों का कहना यह था कि जब यहाँ से इन अल्फा कणों को गुजारा गया तो अल्फा कणों में से जितने भी अल्फा कण गुजारे गए थे उनमें से अधिकांश अल्फा कण ऐसे थे जो इस पन्नी से सीधे ही निकले थे, यानी कि कोई रुकावट नहीं आई, सीधे के सीधे निकल गए। और कुछ कम मात्रा में ऐसे थे जो कुछ कोण से विक्षेपित हुए। देखिए ये तो सीधे निकल रहे हैं यहाँ से का, एक कण ऐसा है जो नाभिक से टकराकर कुछ कोण से विक्षेपित हुआ। लेकिन इन 12000 कणों में से लगभग एक कण ऐसा था जो 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुआ, यानी उसी मार्ग से गया और उसी मार्ग से वापस आ गया, ठीक है। तो ये इन्होंने बताई थी इसके निष्कर्ष। और इसके बाद देखिए मॉडल के मुख्य अभिव्यक्ति क्या निकाली इन्होंने। तो देखिए परमाणु के भीतर अधिकांश भाग खाली है। अब परमाणु के भीतर जो अधिकांश भाग खाली है उस भाग को किस प्रकार से इन्होंने प्रतिपादित किया। जो जे थॉमसन थे उन्होंने बताया था परमाणु एक धनावेश गोला होता है और धनावेश में ये सारा क्या है? धनावेश भाग है। और इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन जैसे कि लड्डू के अंदर बीज होते हैं, काली मिर्च उसके समान, या फिर तरबूज के अंदर जो बीज होते हैं उसके समान इलेक्ट्रॉन इसके अंदर विद्यमान होते हैं। लेकिन जो
अर्नेस्ट रदरफोर्ड है, उनका कहना है कि ये तो लगभग खाली भाग है और इसके अंदर कहीं ना कहीं विद्यमान कोई द्रव्यमान होगा या फिर इसका धनावेश भाग हो या नाभिक होगा, वो इसके केंद्र में होगा। इससे पता लग रहा है कि खाली जा रहा है, इस खाली है इसीलिए यहाँ से सीधे निकल गई, ठीक है। और दूसरा इन्होंने बताया परमाणु में धनावेश भाग बहुत कम है, धनावेश भाग बहुत कम है, तो बहुत कम का मतलब है नाभिक में है और केंद्र के रूप में विद्यमान है। बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री कोण पर विक्षेपित हुए, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेश भाग द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में है, अर्थात जो परमाणु का जो केंद्र होगा या धनावेश भाग होगा या नाभिक होगा, कहां पर होगा, केंद्र में विद्यमान होगा। ये थे इसके मुख्य अभिग्रही के बाद पूछ लिया जाता है निष्कर्ष में इन्होंने क्या निकाला था और जो ये मुख्य अभिग्रही थे वो क्या क्या थे। तो मुख्य अभिग्रही बताना है आपके साथ अधिकांश भाग खाली होता है, ठीक है, और इसका जो केंद्र या धनावेश भाग है नाभिक इसके केंद्र में विद्यमान होता है। अब देखिए रदरफोर्ड परमाणु के इनमें परमाणु किस प्रकार व्याख्या करते हैं। तो देखिए परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसका केंद्र जो भाग है उसको धनावेशित होगा और उसे नाभिक कहा जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस नाभिक के चारों ओर क्या करेंगे, वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाएंगे, ठीक है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत कम है। यदि मान लीजिए परमाणु का आकार कितना 10 मीटर और इसकी यदि नाभिक की बात करें तो हो जाएगी 10⁻⁻15 मीटर। तो यह तो था परमाणु मॉडल किसके अनुसार, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार। ये सिद्धांत दिया था, ये मॉडल दिया था। इसकी कुछ कमियां रह गई थी। कमी क्या थी, कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा यदि ये परमाणु है और अर्नेस्ट रदरफोर्ड के अनुसार ये क्या है, इसका धनावेश भाग है और इसके चारों ओर कौन चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, यानी कि वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहे हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन इसके वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी आनी चाहिए थी और जैसे जैसे इसकी कमी आएगी तो सर्पिलाकार पथ में गति करता हुआ आखिरकार धनावेश में गिर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इस प्रकार की व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर पाया, तो ये इसकी क्या थी, कमी थी। इसके बाद आते हैं नील्स बोर और नील्स बोर इसकी व्याख्या करते हैं। तो कल चर्चा करेंगे नील्स बोर के बारे में।